नगर निकले, जो उस समय की कला की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। परंतु हाँ, उसके जो वास्तुकला है, उसके नगर नियोजन है, उसके नगर नियोजन और छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं, वो किस पर्पस से बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, वह अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मान्यता है। क्यों मान्यता ऐसा है? क्योंकि उसका लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं। लेकिन कला का अस्थायी रूप जो कि आगे आने वाली कला को काफी मार्गदर्शन किया और उसको दिशा तय किया, वो मौर्य काल था। क्योंकि मौर्य काल एक ऐसा काल था जहां की आर्कियोलॉजिकल रूप से कोई बात नहीं, भिजवा दीजिए, भिजवा दीजिए। मौर्य काल में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन लिखित दस्तावेज भी उतना ही, क्या बोल सकते हैं, उतना ही प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण जो कलाविद हैं या तो कला विश्लेषक है, उसको उस समय की तत्कालिक जो समकालीन परिस्थितियां थी उसके बारे में, उस कला के जो संरक्षक थे, कला प्रेमी थे, उसकी मानसिकता को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए कह सकते हैं कि हड़प्पा के बाद मौर्य काल अपनी सांस्कृतिक और कला की भव्यता के लिए प्रसिद्ध रही है। जो उस समय की संस्कृति और कला के अंदर उसके जो खूबसूरत और बारीक जो समझ थी, उसको वहां दर्शाया गया है। और ये कब से कब तक ये कला विकसित हुई मौर्य काल की? थर्ड सेंचुरी, क्योंकि ये घटते क्रम में है, क्योंकि ईसा से पहले है, बीसी है, बिफोर कॉमन एरा। तो वो 319 ईस्वी यानी 400 से लेकर के 300 ईस्वी थी, यानी 300 एडी तक बीसी तक जाते जाते इसको 300 शताब्दी कहते हैं, यानी तो 300 सेंचुरी। 300 शताब्दी से लेकर के 185 बीसी तक एग्जैक्टली, क्योंकि उसी समय बृहदर्थ मौर्य की हत्या किसने कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। तो लास्ट तो देखो मौर्य शासक कौन होंगे? बृहदर्थ। तो यहां तक के काल को इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी, क्योंकि घटते क्रम में है। अरे 199 से लेकर के 100 तक की इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट सेंचुरी कहेंगे। तो 300 बीसी से 100 बीसी तक ये कला क्या हुआ? मौर्य काल का फला एवं फूला। तो किस क्षेत्र में फला फूला? मगध। क्योंकि मगध साम्राज्य को ही मौर्य शासकों ने बहुत बड़े क्षेत्र में एक्सटेंड कर दिया था। इसलिए मगध कहोगे तो कोई इसमें गुरेज की बात नहीं है। अभी के समय में मगध देखोगे तो ये मगध वाला पूरा पटलिपुत्रा या गया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक ही मगध देख सकते हैं। लेकिन अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक मगध कहाँ तक फैल गया था? ऐसे आम बोलचाल में बूढ़े लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, अटक से कटक तक। अटक कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और वहां कटक कहाँ? ओडिशा वाला क्षेत्र में। कुछ लोग कहते हैं कन्याकुमारी से आपका कश्मीर तक, लेकिन उससे भी दूर था। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो आपका सेंट्रल एशिया, यहां तक कि बैक्ट्रिया प्रोविंस तक दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल तक जो आपका कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो स्थान वाला जो क्षेत्र है सेंट्रल एशिया का, वो बैक्ट्रिया प्रोविंस कहा जाता था, बैक्ट्रिया क्षेत्र कहा जाता था, जहां पर किसका शासन था? सेल्यूकस निकेटर का शासन था। तो यहां तक के क्षेत्रों मगध हुआ करता था, और इन बहुत सारे क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो क्या मौर्य कला के संबंध में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो सिंपल पूछा जा सकता है कि मौर्य काल की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें, या तो इसमें टेल पॉइंट जोड़ा जा सकता है, बिहार में मौर्यकालीन विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब बिहार लगा देगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मौर्यकालीन लगा देगा तो पूरा मगध का जो क्षेत्र है, अटक से कटक और जो कन्याकुमारी से जो मैंने बताया, वो वाला भौगोलिक क्षेत्र तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन जैसे बिहार जिसमें लगा देगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान बिहार है वहाँ पे जो मौर्यकालीन जो एविडेंस मिला है कला के क्षेत्र में, उसको ज़्यादा आपको वहाँ पे ध्यान देना है। नहीं तो ओवरऑल कुछ भी उसमें आप डाल सकते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग ध्यान क्या देंगे कि ये प्रश्न आपने समझ लिया कि मौर्यकालीन
जो कला है उसकी विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे? मौर्यकालीन कला की विशेषता, यही प्रश्न है। और इसके कीवर्ड्स में लिखा हुआ है क्रिटिसाइज करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो कई लोग इस शब्द को नहीं पकड़ पाते हैं। आलोचना करना का मतलब वो समझ लेते हैं कि क्या मतलब पूरे तरीके से क्रिटिसाइज ही करना है। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, देखिए उसका मात्रा होता है। जैसे एक जो सभ्य व्यक्ति होता है, यानी कि अच्छे व्यक्ति, तो अच्छे व्यक्ति क्यों है? यहां जब विशेषता पूछ रहा है तो ये विशेषता का मतलब उसमें अच्छाइयां ज्यादा होगा, तो विशेषता मतलब गुण उसमें ज्यादा होगा, और अवगुण क्या होगा, बहुत कम होगा, लेस मात्र का होगा, तभी तो उसकी विशेषता होगी। नहीं तो फिर वो अच्छे व्यक्ति कहां से होंगे या अच्छे वस्तु कहां से होगा? तो उसमें कितना हमको क्रिटिसाइज करना है। जो कला विद्वान, जो समीक्षक जो होते हैं, वो उस पर कुछ टिप्पणी किया हुआ होगा, उसी चीज को हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। अपने मन से हम जबरदस्ती झूठी आलोचना नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एकाक जो पैरा है, जिसमें से आप उसको कह सकते हैं 10% उसमें आलोचना डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको डिफेंस करना पड़ेगा। डिफेंड ये करना पड़ेगा कि भले ही ये आलोचक इससे तुलना, इससे जैसे कि कुछ आलोचक मौर्यकालीन जो कला है इसका तुलना ग्रीक और ईरानियन प्रभाव से करते हैं, कि मौर्यकालीन कला पर किसका प्रभाव था, ग्रीकों का और ईरानियन का। तो कहेंगे इसमें जो कला समीक्षक या तो जो कला विद्वान थे उसमें ज्यादातर ये अंग्रेज ही थे। अंग्रेज में जिसमें क्या है, नींद आ रही है का, पानी से जाके आंख धोइए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, अच्छा फास्टिंग में नवरात्रा, भूखे पड़ते नींद नहीं आती है। आलोचना और विवेचना में क्या अंतर है? हिंदी का वर्ड पढ़ा, हाँ नहीं, विवेचना अलग चीज है। जैसे एक होता है, अब अभी आपको कुछ शब्द पे हम जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं की वर्ड्स, इस पर ध्यान देना है। एक होता है, हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्णन करें, चर्चा करें, व्याख्या करें, विवेचना करें, विश्लेषण करें, विवेचना यहां लिख दिए हैं, आ रहे हैं। पहले सकारात्मक शब्द लीजिए ना, इसके बाद हाँ वो बता रहे हैं। विश्लेषण करें, स्पष्ट करें, स्पष्ट, हाँ स्पष्ट करें, प्रस्तुति करें। अब देखो ये सब हो गया पॉजिटिव चीज। अब आएगा समीक्षा, परीक्षण, हाँ परीक्षण, एग्जामिन। इसका मतलब होता है, समीक्षा का मतलब इसको कह सकते हैं एग्जामिन भी कह सकते हैं, हाँ इसको एवल्यूशन भी कह सकते हैं, नहीं एवल्यूएट किया जाता है, एवल्यूएशन। इसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन करें, पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें,
तुलनात्मक अध्ययन करें, है ना। तो इस तरह से, हाँ, टिप्पणी संक्षिप्त। अब इसमें से आप लोग कौन कौन से शब्द से अवगत हैं? आलोचना, समालोचना, और कोई शब्द आ रहा है? बताते हैं उसमें ये सारे शब्द। और भी कुछ आ रहा है माइंड में तो बताएं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा। इसका क्या कहेंगे? एक्सप्लेनेशन। इसका भी अंग्रेजी होता है एक्सप्लेनेशन, विवेचना। इसका भी मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, विश्लेषण। स्पष्ट करें मतलब भी हमको क्लियरिफाई, तो कुछ थोड़ा उसको जो भी आप समझ रहे हैं हमको भी समझाएं। क्या बोल रहे? अरे स्पष्ट से बोलो ना, क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब उसका भी एक तरीके से ये विश्लेषण वाला ही टर्मिनोलॉजी में चला जाएगा। यानी कि उसका विश्लेषण करो ना, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट बोलो ना, क्लियरिफाई करो, है ना। बता रहे हैं ये प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब देखो प्रेजेंटेशन जो होता है वह ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा विश्लेषण भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं करेंगे। मतलब किसी चीज का प्रस्तुतिकरण इतना बिजोड़ कर देना है जो कि आंसर जांचने वाले को लगे कि नहीं यार इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, यही सब तो प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। किसी चीज का मतलब उसमें थोड़ा यूनिक तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजों पर ध्यान देना है। टिप्पणी मतलब कमेंट करना। कमेंट करना और चर्चा करना लगभग एक चीज जैसा है। चर्चा का मतलब चर्चा कैसा होता है? मिली जुली शब्दों में, मतलब कहीं चाय के दुकान पर हो गया, या तो कहीं सैलून में चले गए, या तो 10 गो जहां पे लोग हैं तो वहां चर्चा करता है। वहां कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। बोले यार देखो ना फलानवा, देखो ना बोल रहा है कि 200 करोड़ रुपया का जमीन का खरीद बिक्री कर लिया है, बेनामी संपत्ति। अरे काफी चर्चा में है ये। अरे हाँ सुने, न्यूज़वा पे दे रहा था, सुने हैं कि अपने पत्नी, समधन और बेटी के नाम पे, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे। अब उसको जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? डिस्कस कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप मौलिक रूप से जान रहे हैं उस शब्द, उस चीज को क्या कर देना है? प्रेजेंट कर देना है, वहां पे प्रस्तुत कर देना है कॉपी में। ठीक है? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला उधर हम देखो एरो खींच दिए हैं। ये पॉजिटिव वाला, ये जितना भी है ना, ये जितना भी है सब पॉजिटिव वाला है। ठीक है? टिप्पणी, कमेंट करना। नहीं, अब देखो कमेंट को किस तरह से कमेंट, अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है तो यहां कमेंट का हम लोग मतलब गलत समझते हैं। जैसे कमेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर चर्चा करना। देखो ना कॉलेज वॉलेज में रहता है, हाँ, किसी के ऊपर कमेंट कर ज्यादातर लड़कियों के ऊपर कमेंट लड़का कर देगा, लड़की लोग लड़का के ऊपर कमेंट कर देगा। तो हम लोग जो इसको जो दैनिक जीवन में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका कई बार जो है ना निगेटिव तरीके से उसको लेते हैं कि अरे कमेंट कर देना, देखो ना हमने पिताजी के बातों पर कमेंट कर दिया। हाँ, तो कमेंट का मतलब एक तरीके से चर्चा ही हुआ। अब देखो किसी को मतलब उंगली कर देना, उंगली करने का मतलब क्या है कि किसी को इशारा कर देना। अरे कमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई लड़की, अरे देखो कितना अच्छी जा रही है, या कितना, ये क्या हुआ? एक इंडिकेशन कर देना। हाँ, तो इंडिकेट मतलब जो चीज आपसे पूछा गया है उसके ओर क्या कर देना है? इशारा कर देना है कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। नहीं, ये इसी को तो कहा जाता है कि प्रश्न की प्रकृति, नेचर को समझो
कि कीवर्ड्स क्या पूछा गया है। नहीं तो इधर ही मेरा जो है पीएचडी का कुछ पेपर हमने कंप्लीट किया था, तो हमको लग रहा था बहुत खराब गया है मेरा एग्जाम थीसिस वाला, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो बहुत ज़बरदस्त आया। उसका मूल रीजन क्या था पता है? कि हमने जो प्रश्न जो था ना, प्रश्न को हमने समझा, जो डिमांड कर रहा था उसमें कंटेंट भले कम हो सकता है, लेकिन हम क्या सही वे में गए। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे जो कि अपने राइटिंग आंसर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, लेकिन उसका अप्रत्याशित रूप से उसका मार्क्स आता है, क्योंकि वो प्रश्न को समझ के लिखा, भले ही कंटेंट कम था। और कुछ लोग ऐसे होंगे प्रश्न को समझे नहीं, लेकिन उसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, ग्रेजुएशन वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, एकदम खूब लिख रहा है 10 पेज, एकदम बढ़िया से लिखा, अब पता चला कि 55% मार्क्स आया। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया। जहां चर्चा लिखा हुआ है वहां विश्लेषण कर दिया, जहां विश्लेषण लिखा हुआ है वहां कुछ और कर दिया। तो उसी को कहा जाता है एग्जाम के डिमांड को नहीं समझना। तो ये सब जो कीवर्ड्स पे यदि ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। खास करके ये तो क्योंकि जनरल कंपटीशन है, यहाँ तो आपको नौकरी मिलना है। एकेडमिक का एग्जाम अलग होता है और आपका ये वाला अलग होता है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। संक्षिप्त विवरण दें। संक्षिप्त विवरण भी आपका चर्चा के बराबर ही है। मतलब पूछा है आपके पिताजी का नाम, कि आपका पिताजी का नाम क्या है, तो सिर्फ अपना पिताजी का ही नाम बताएं। आपके पिताजी कितने भाई हैं और इनके पिताजी का नाम क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूछा नहीं गया है। हाँ, इसका विश्लेषण पूछा जाता या व्याख्या पूछा जाता तो आप वहां पे कर सकते थे। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब यहां पे देखो एक शब्द आएगा आलोचना। तो आलोचना जो मतलब होता है, आलोचना का मतलब होता है कि मतलब किसी भी चीज में कमियां निकालना। तो कमियां कैसे निकालोगे? तो कमी निकालने के लिए सबसे पहले खुद को देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के अंदर में ज्यादा अच्छाई होता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा बुराई होता है। किसी भी व्यक्ति जो समाज में रहता है, सामाजिक व्यक्ति, उसमें ज्यादातर अच्छाई होता है, उसमें कमियां क्या होती है? कम होती है। तो 75% से 80% आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखना है और 20 से 25% उसको उसमें जो कमियां हैं, और वो भी कमियां क्या, रिलेवेंट कमी निकालें। जैसे कोई विद्वानों ने कमी निकाला है, कोई संस्था ने निकाला है, या तो आपको भी लग रहा है खुद से, यदि आप में इतना इमेजिनरी पावर है कि आप अच्छे लॉजिकल उसका कमी निकाल सकते हैं, तो अपने से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन तार्किक आधार पर कमी होना चाहिए। एकदम नहीं कि कई बार देखो ऐसे सोचो, मेंस राइटिंग क्या है कि ऐसा आलोचना करे जो कि पढ़ने वाले को हर्ट ना करे, बुरा ना लगे। जैसे कपिल शर्मा के शो में जाता है कई लोग, तो उसका देखो खिंचाई कर देता है, और खिंचाई करने के बावजूद भी वो जिसके ऊपर करता है वो हंसता है। मतलब क्या हुआ? ये व्यंग कर देना नहीं, आलोचना। तो आलोचना भले ही बहुत खतरनाक निगेटिव शब्द है आलोचना, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, जो थोड़ा सा रेशनल होता है, वो आलोचना भी ऐसा करता है कि सुन के भी अच्छा लगता है। कि ऐसे कई बार पूछता है ना, जैसे जो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, जागरूक लोग होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हम मेरे अंदर कुछ कमियां बताइए ना, कि मतलब उस पर मैं काम कर सकूं। तो ये पूछा जाता है ना कि आपका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट, इंटरव्यू में एक लाइन रहता है आपका कि आपका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष क्या है ना। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव में तो बोलता है कि नहीं, हम जो है दूसरों को मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लगनशील हैं, प्रयत्नशील हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें। अब आपका नेगेटिव पक्ष क्या है? आप कह लो भावनात्मक हो जाना, किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेना। ये भले आपका नेगेटिव पक्ष हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसी चीजें नहीं चलता है। और यदि ये दुर्गुण है आप में तो इसको जरूर जल्दी सुधार लें, क्योंकि प्रशासन जो चलता है भावनात्मक रूप से चलेगा क्या? यानी पता चलेगा कि कोई मतलब पीड़ित पक्ष को आप न्याय देने के लिए पहुंचे एज ए SDM या तो जो भी पुलिस प्रशासन के क्षेत्र रूप में DSP मान के,
अब देखो कोई पीड़ित पक्ष दुखी होता है, तकलीफ में होता है, अब उसके तकलीफ को देख करके आप भी भावनात्मक रूप से पूरा रोने लगे तो इसका न्याय कौन दिलाएगा? हाँ, तो ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरा होता है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना। ट्रस्ट भी ये अवैज्ञानिक सोच है। विश्वास करना चाहिए, लेकिन एक आंख जो है ना, वो शिव बालाजी ने बोलता है तीसरा आंख वो पूरे बंद नहीं रखना है, थोड़ा सा खोल के रखना है। देखिए भगवान शिव का तीसरा आंख क्या होता है? थोड़ा सा खुला हुआ होता है। बोलता है कि तीसरा आंख खोलेगा तो भस्म हो जाओगे, यानी तीसरा मतलब तार्किक है ना, थोड़ा सा खोल के रखना है कि मतलब हो सकता है कि कोई हमको ठग के नहीं चला जाए। मान लो कि कोई आया एकदम पूरा दुखड़ा सुनाया कि हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत जो है दुखों से भरे हुए हैं, कृपया करके एक दिन हमको अपने घरों में रहने का मौका दे दीजिए। लेकिन अच्छा चलो विश्वास कर लिए उसके बातों पे, और पता चला कि रात में सोए हैं, सब लूटपाट के चला गए ना। तो कई बार जीवन में ऐसी चीजें आती, तो वही चीज है कि आलोचना भी करना है तो आलोचना में ज्यादा सकारात्मक रहेगा, मोटा मोटी मतलब कुछ जो रहे नकारात्मक। और इसी का जो है समालोचनात्मक ऐसे ही शब्द का हेर फेर किया गया है। कई लोग लगता है सम लिखा है, सम माने बराबर, आधा आलोचना और आधा क्या करना है? सकारात्मक। ऐसा नहीं। हाँ, ओसामा बिन लादेन का पूछा जाए उसके जीवनी, तो उसमें अच्छाई कम होगा और बुराई ज्यादा होगा, तभी तो आतंकवादी बनेगा। और महात्मा गांधी के जीवनी पूछा जाएगा तो उसमें ज्यादा क्या होगा, और उसमें कुछ कमियां होगा नहीं। तो दोनों जो सामाजिक व्यक्ति है, जो अच्छे महान व्यक्ति है, महान तभी बनते हैं जब उसमें क्या होती है? अच्छाई होती है। हाँ, कुछ सभी में कुछ ना कुछ कमियां होता है, तो उसी कमियों में से, जो सब में कमियां होता है थोड़ा सा, उसी कमियों में से ध्यान देना है। तो आलोचना हो या समालोचना हो, दोनों क्या हो गया? बराबर ही है। अब देखना होगा कि प्रश्न किस पर पूछा जा रहा है ना। आतंकवाद पर पूछा जा रहा है तो उसका सकारात्मक पक्ष आतंकवाद का क्या होगा? आतंकवाद का कभी सकारात्मक पक्ष हो सकता है कि नहीं? आतंकवाद ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, अरे आतंकवाद बुराई है। अब बताओ भ्रष्टाचार पर पूछा, भ्रष्टाचार पर कुछ सकारात्मक पक्ष हो सकता है कि भ्रष्टाचार करने से ये लाभ होता है? ये निगेटिव ही है ना। अब जैसे कई बलात्कार पे पूछा गया तो उसमें कभी पॉजिटिव पक्ष आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें कि हम सकारात्मक नकारात्मक दे सकते हैं, और एकदम जो नेगेटिव ही है, मतलब एक तो उसको कहीं गैर कानूनी है, अनइथिकल है, उस पर आप पॉजिटिव क्या दे सकते हो? दे ही नहीं सकते। 100% वो नकारात्मक चीजें हैं। आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीति, जैसे महिलाओं की जो सामाजिक जीवन है, तो उसमें अच्छाई मतलब पॉजिटिव तो पक्ष रहा है, लेकिन निगेटिव पक्ष भी है। दलितों का जीवन, उसमें सामाजिक पक्ष में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव भी है। तो ऐसे चीज है, इसको बैलेंस करना होता है। जैसे धर्म, धर्म एक ऐसा विषय है जिसको कि पॉजिटिव पक्ष में भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। निगेटिव क्या मतलब कि जो जिसके लिए धर्म एक आस्था, एक विश्वास प्रकट करता है, जिसमें एक जीवन जीने की आस प्रकट करता है, उसके लिए तो पॉजिटिव हो गया। और जिसके लिए कि धर्म जो है वो उसके तर्क के ऊपर नहीं खरा उतरता है, वो बड़ा विद्वान टाइप का मतलब क्रिटिकल थिंकर है, तो वो तो उसके लिए तो धर्म का कोई मतलब नहीं है, वो तो कर्म प्रधान वाले लोग होंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि प्रश्न का नेचर क्या है, उस नेचर को समझना है। समीक्षा में वही कि थोड़ा सा पॉजिटिव पक्ष, थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन ये ध्यान देना होता है समीक्षा उसी जगह पे लगाया जाएगा जहां के पॉजिटिव वाला प्रश्न है। नेगेटिव, आतंकवाद की समीक्षा करने नहीं पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार का समीक्षा नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार परीक्षण भी वही है, इसका भी हो गया समीक्षा का, आपको मैंने एवेल्युएट करना, इसका परीक्षण का मतलब एग्जामिन करना, इसका भी उसको एवेल्युएट या तो एग्जामिन, इसको भी मूल्यांकन कहा जाता है।
और पक्ष विपक्ष मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो प्रश्नों के आधार पर आप देख सकते हैं। हाँ, तो वही तो है मेरिट डिमेरिट, उसी चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, सर समीक्षा को एनालाइज भी होता है। हाँ, एनालाइज करना, एग्जामिन करना, एवेलुएट करना दो, लेकिन मात्रा मैंने बताया ना कि मात्रा पर ध्यान देना है, ये नहीं कि एकदम पूरे जितना बराबर पॉजिटिव। हाँ, प्रश्न के नेचर को ध्यान देना है। ठीक है, इतना हो गया ना अब शब्दों से संबंधित। अब जो है हम लोग, अब कोई भी यदि मेंस पढ़ते हैं तो मेंस का जो आंसर लिखना है उसका आप लोग को ध्यान देना है कि 3 पार्ट में आंसर को समझना है। पहला, जैसे मौर्य काल की विशेषता पूछ दिया गया, उसका आलोचनात्मक परीक्षण, तो उसमें 3 पार्ट नहीं है, इसमें 4 पार्ट है। तो पहला कि इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रो पार्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी थोड़ा सा इसका परिचय। इसके बाद इसकी विशेषता, मौर्य कला क्या है, इसका विशेषता देखेंगे, फीचर देखेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आलोचना भी पूछा गया है, आलोचना, तो थोड़ा सा आलोचना भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, निष्कर्ष। ये हो गया 4 पॉइंट। यदि आलोचना नहीं पूछा जाएगा तो प्रश्न कितने पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट, 3 पार्ट में बटेगा। एक होगा इंट्रो, परिचय, दूसरा हो गया इसका फीचर, और तीसरा क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। हाँ, पॉजिटिव ही ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्रश्न को समझ, मौर्य कला क्या होता है, कला मन को प्रसन्न करता है। अभी दुर्गा पूजा होने वाला है, दुर्गा पूजा क्या है, एक मूर्ति पूजा है। और मूर्ति पूजा यानी जहां जहां दुर्गा मेला लग रहा है तो वहां ज्यादातर मूर्ति ही बना होता है। और वहां पे देखिए कई तरीके के और भी उससे रिलेटेड कला प्रेमी आते हैं। कहीं पे तो देखो गाना गाने वाला आएगा, कहीं पे देखो ये घुमाने वाला आएगा, कहीं पे घोड़ा गाड़ी वाला, मतलब मनोरंजन के अन्य साधन होते हैं। कला जो होता है मन और मस्तिष्क को क्या करता है, आकर्षित करता है, मनोरंजित करता है। और जब दिल दिमाग को मनोरंजित करे, वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, कला हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन हाँ, अब जैसे उसमें कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे एक दुर्गा माता का बहुत सारी मूर्तियां बनाया जाता है, लेकिन कंपैरिजन करते हो ना, अरे देखो ना यहाँ बेली रोड वाला कितना अच्छा सुंदर बनाया है पंडाल। इसके बाद फिर कंपैरिजन करोगे दानापुर में जो बना है, अरे देखो यार इस बार उतना दमदार नहीं लगा। हाँ, या तो फिर क्योंकि उसमें आपने कंपैरेटिवली उसका अध्ययन कर लिया कि पिछले साल, या तो पिछले साल से तुलना कर लिया, अरे पिछला बार बहुत अच्छा बनाया गया था। मतलब उसमें बारीक कला की समझ यदि आपको है तो आप उसमें से कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, कला पे पूरे तरीके से कमी नहीं निकाल सकते हैं। जब कमी निकालेंगे तो फिर वो मनोरंजक होगा ही नहीं। कला तो हमेशा क्या होता है, मनोरंजक होगा, सकारात्मक पक्ष का होगा, यही चीज है। तो इसमें आलोचना जो होगा ना, तो आलोचना जो किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका पहला शुरुआत है कि मेंस को लिखने से पहले हमको क्या कर लेना है, इसको अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। अब ध्यान रहे कि ये लॉन्ग प्रश्न है कि शॉर्ट प्रश्न है। लॉन्ग भी होगा तो इतने ही पार्ट में बांटेंगे, और शॉर्ट भी होगा तो इतने ही पार्ट में बांटेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि शॉर्ट होगा तो हाँ, तो वर्ड लिमिटेशन पर ध्यान देना है। अब लॉन्ग वाला होगा तो उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, उसमें पूरा सेंटेंस कर लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट वाला होगा तो उसको पूरा सेंटेंस ना करके उसके कुछ की वर्ड्स को भी ज्यादा क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये चीज, इतना आपका बेसिक जानकारी हो गई। अब जो है हम लोग मौर्य कला की भूमिका या तो परिचय पर हम लोग ध्यान देते हैं। विशेषता,
क्या इसका इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि कम शब्दों में 4 से 5 लाइन में ये आपका पूरा हो जाए। अब सोचो, हाँ, कला को डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि जैसे शॉर्ट लिख रहे हैं तो डिफाइन कीजिएगा तो लंबा नहीं हो जाएगा, तो वहां पे ध्यान देना है, टू द पॉइंट लिख रहे हैं। और लॉन्ग वाला है तो थोड़ा सा कला का भी कर दीजिएगा विश्लेषण, कि कला क्या है। मानव मन मस्तिष्क की एक ऐसी काल्पनिक अभिवृत्ति है जिसको हम प्रस्तुत कर पाते हैं। इसी संदर्भ में मौर्य कला एक ऐतिहासिक और इसकी भव्यता को ध्यान में रख करके मगध के क्षेत्र में विकसित हुई एक बेजोड़ कला का उदाहरण दिखाई पड़ता है। अलग भी तरह से लिख सकते हैं कि हड़प्पा काल के बाद मौर्य कला अपनी संस्कृति और भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध रही है, जो कि 3री सदी से लेकर के 1ली सदी में कौन सा क्षेत्र में विकसित हुआ, मगध के क्षेत्र में विकसित हुआ। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस कला पर ईरानियन और ग्रीक का भी प्रभाव मानते हैं। यानी कि क्या कर दिए, भूमिका ही बैलेंस कर दिया। बड़ाई तो किया, लेकिन एक सवाल वहां पे छोड़ दिया कि कुछ विद्वान मानते हैं, अभी आलोचना नहीं करी, आलोचना नहीं है, आलोचना तो बाद में करेंगे। उसी चीज को क्या करना है कि मतलब जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को कहां डालिएगा, उसी में एक लाइन में। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि इस कला पर किसका प्रभाव है। चलिए, अब जब ये चीज मानेंगे तो देखिएगा, पहला इंट्रोडक्शन। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी लिख लीजिए। इसको दिखाई पड़ रहा है ना, इंट्रो पार्ट। तो कितना बार तो लिखवा दिए। मौर्यकालीन, देखो, मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। मौर्यकालीन या तो मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और स्पीड लिखिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका कलम चलेगा बढ़िया से। जो हमने बोला था वही वाला परिभाषा है यहाँ, है ना। हड़प्पा काल के बाद मौर्य कला अपनी संस्कृति और कला की भव्यता के लिए प्रसिद्ध रही है, जो 3री सदी से 1ली सदी के आरंभिक चरण तक मगध के क्षेत्र में पल्लवित और पुष्पित होती रही। हालांकि कुछ विद्वान इस कला पर ईरानी और यूनानी का कला का प्रभाव मानते हैं। अंग्रेजी में है, फॉलोइंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन आर्ट्स रिनाउंड फॉर इट्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इसमें ग्रैंडर्स फ्लरिश इन द मगध रीजन फ्रॉम द 3rd century to early 1st century AD. However, some scholars attribute this influence to Iranian and Greek arts. अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना इसी को कॉपी कर लेना है। वो तो आपके सपोर्ट के लिए थोड़ा सा इसको हिंदी अंग्रेजी कर दिए हैं कि किसी को यह ना लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तेज लिखो, नहीं तो भूमिका लिखने में ही 2 मिनट लगाओगे, वहां 2-3 मिनट में आंसर शॉर्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया? हाँ, अभी तो यहां देख के लिखवा रहे हैं, कल से हम क्या करेंगे, बोलेंगे। हाँ, तो बोलने के बाद क्या, अभी जैसे लिखो, अभी हाथ नहीं खुला होगा, अभी लिखवाएंगे तो बोलेंगे तो आप लोग का कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो 1-2 दिन के बाद जो है हम बोल बोल के लिखाना स्टार्ट करेंगे। अभी शुरुआत है, आपको शुरुआत करवा रहे हैं लिखने के लिए। काहे तुम काहे नहीं लिख रहा है, लिख के बैठ गया, वाह। चलो
अच्छा, अब देखो मौर्य, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कितने लाइन में आपका हुआ कॉपी में? काउंट कीजिएगा तो। हिंदी वाले सबका 4 लाइन में हुआ। हाँ। अब देखो एक चीज ध्यान देना, यदि लॉन्ग पूछा जाए ना तो ये वाला आप डाल सकते हो, यदि शॉर्ट पूछा जाएगा ना तो ये वाला मत डालना, इसको एक्सिट कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि लगभग 1.5 से 2 लाइन आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा लंबा होने से। ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज तो है ना भाई, नॉलेज बचा के रखना है, और उस अनुसार से लिखने के क्रम में उस नॉलेज को जहां लगेगा कि हमको अप्लाई करना है कर देना है, नहीं लगेगा तो नहीं करना है। ठीक है? अब देखो मौर्य काल है, जो मौर्य कला पर कुछ विद्वानों ने कमेंट भी किया है। तो किसने किया है? तो एक बहुत बड़े विद्वान भारत के हुए, कौन? आरसी मजूमदार, बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए। 1857 की क्रांति के ऊपर भी इन्होंने कमेंट किया था कि 1857 की क्रांति क्या है, ना तो यह क्या है प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो बहुत बड़े विद्वान हैं ये। इन्होंने कहा कि मौर्य कला, वास्तुकला समझते हैं, वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्ट। तो मौर्य कला और इसकी जो आर्किटेक्ट शैली है, वास्तुकला को अतीत से परे एक कलात्मक अभिव्यक्ति और प्राचीन भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण माना जाता है। इसका ये स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट अब जिस तरह से लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिख लीजिए। हाँ क्या? हाँ उसके नीचे, क्योंकि किसी भी चीज को लिख रहे हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए किसी का स्टेटमेंट डालोगे ना, तो प्रमाणित हो गया। ये जो चीज आप लिख रहे हो इसका प्रमाण हो गया। पैरा चेंज करके लिखना, उसको उसी लाइन में नहीं लिखना, स्टेटमेंट के थ्रू लिख लेना है। स्टेटमेंट को कई तरीके से लोग लिखते हैं, पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता है और उसके बाद नीचे करके उसका क्या करता है, राइटर्स का नाम डाल देता है, कोट कर देना। हाँ कोट करने के लिए कथन। ये मौर्य कला पे ही अपना कमेंट किया है कि मौर्य कला क्या, मौर्य नाट क्या है। मौर्य नाट के बारे में कहा कि ये अतीत से परे, यानी जो प्राचीन काल हम उससे भी बियॉन्ड जा करके उसकी अभिव्यक्ति है और प्राचीन भारत के एक महान सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अर्थात अभी भी ये प्रमाण है। इस तरीके से ये उनके बारे में कमेंट करता है, उसके भव्यता के बारे में कमेंट करता है। तो ये प्रमाणिक हो गया कि मौर्यकालीन के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक विद्वान का कमेंट कर दिए। अब फिर हम लोग आते हैं आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये तो परिचय हो गया, और परिचय को एक प्रमाणित करने के लिए क्या दे दिए, इसमें कमेंट कर दिए, मतलब किसी विद्वान का इसमें कोट कर दिए। मौर्य कला को 2 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। तो कैसा 2 भाग में बांटा जाएगा? तो एक आप कह सकते हैं कि इसको मौर्य कला को 2 भागों में बांट कर, पैरा चेंज कर लीजिएगा, देखा जा सकता है। तो कैसा? तो पहला राजकीय समझते हैं, कोर्ट आर्ट यानी राजकीय कला, यानी राजकीय मतलब जो राजाओं के द्वारा जो संरक्षित जो किया जाता है, राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो संरक्षित किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? कोर्ट या आर्ट। हाँ हिंदी वाले सिर्फ हिंदी लिखिएगा, अंग्रेजी नहीं लिखिएगा। दूसरा
जो कि आम जनजीव मतलब आम लोगों में जो कला व्याप्त है उसको कहा जाता है लोक कला। लोक कला, लोक कला को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फोक आर्ट। फोक आर्ट। अब ये दोनों बताना पड़ेगा कि राजकीय कला क्या है और लोक कला क्या है। मैं इसको इसलिए लिखा, अब शॉर्ट जब प्रश्न आएगा ना, लॉन्ग में तो दोनों लिखना है, तो शॉर्ट में ध्यान देना है कि कहीं कुछ कीवर्ड्स तो नहीं लगाया है। अब पूछ देगा मौर्यकालीन कला के मौर्य कला के अंतर्गत विकसित राजकीय कला के ऊपर टिप्पणी करें। राजकीय कला, तो राजकीय कला सिर्फ राजकीय वाला जो है उसी को लिखना है, नहीं तो फिर पूछ देता है मौर्यकालीन लोक कलाओं के विशेषता की चर्चा करें, यानी फोक आर्ट की चर्चा करें। तो इसको ऊपर वाला नहीं लिखना, उसका ऊपर में थोड़ा सा एक लाइन का उसका परिचय दे करके कि मौर्य काल में विकसित कला राजकीय के साथ साथ लोक कला के क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध रहा है, जिसका उदाहरण निम्न है ना। तो लोक कला, तो अब इस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट तो देखिएगा, तो देखिए, और ये वाला जो है ना, इसको कॉइन्स, यहां मौर्यन कला, यहां हिंदी वाले मौर्य कला इस जगह कर दीजिएगा। यहां पे राजकीय जो वहां पे लिखे थे, यहां पे हो गया लोक कला। अब ये वाला है राजप्रसाद, इसको कहेंगे। ये हो गया स्तंभ, ये हो गया स्तूप, ये हो गया गुहा विहार, जिसको गुफा भी कहा जाता है, कैब। ये वाला हो गया मृदभांड। मृदभांड समझते हैं ना, पोट्रीज, अरे मिट्टी का बर्तन जिसको कहते हैं उसको मृदभांड, हाँ, घड़ा वगैरह सब। ये वाला हो गया क्या, सिक्का, और ये वाला हो गया मूर्ति। बस हिंदी वाले हिंदी में फ्लो चार्ट बना लो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी। हो गया, चलो ठीक। शॉर्ट रहे या लॉन्ग रहे, फ्लो चार्ट जरूर मेंशन कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप आंसर लिखने में कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बाय द वे, क्योंकि प्रेशर में इतना रहता है लिखने के क्रम में, फ्लो में हो सकता है कि एक आध पॉइंट आपका छूट जाए। तो इसलिए जैसे ही आप लिखते क्रम में एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, दूसरे को देख लिए, तीसरे को देख लिए, तो उसका क्या होता है, सीक्वेंस भी अच्छा से बना रहता है, और एक भी पॉइंट क्या होगा, स्प्लिट नहीं होगा, छूटेगा नहीं। चलिए, अब इसको डिफाइन करेंगे। पहला राजकीय कला, हेडिंग डालिएगा कोर्टयार्ड या राजकीय कला। राजकीय कला का क्या उदाहरण बताया था, राजकीय कला का 4 गो उदाहरण। पहला राजप्रसाद, राजप्रसाद क्या होता है, और राजा का जो महल होता है उसको राजप्रसाद कहा जाता है, जिसको पैलेस कहा जाता है। जैसे कुम्हरार में जो राजप्रसाद मिला है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का क्या है, ये पैलेस है, जिसको कुम्हरार पैलेस कहा जाता था। और किस पर यह आधारित है पता है, इसी प्रकार से ईरान में एक हखमनी डायनेस्टी हुआ करता था, और उसका कैपिटल जो राजप्रसाद था, जो पैलेस था, उसको परसेपोलिस पैलेस कहा जाता था, परसेपोलिस। और उसी के तर्ज पर कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि इसको बनाया गया था। बड़ा ही भव्य था, कहा जाता है कि इतने इसमें पर्यावरण का ध्यान रखा गया था कि ईंट का तो बनाया ही गया था,
पिलर्स थे, 80 पिलर्स आज भी जो है इंडिका भी बताती है, और आज भी जो है टूटी फूटी अवस्था में कुम्हार जाइएगा, 80 पिलर्स जो कि आकाश ये चुनार का जो खान है ना, मिर्जापुर और बनारस के आसपास चुनार का किला, वहां से जो आपका रेड सैंड क्या उसको बोलते हैं, रेड सैंड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर, इसके पत्थरों को एक ही पत्थरों करके इसका पिलर्स बनाया गया है। यहाँ यहाँ आपका राजप्रसाद वहाँ वो तो बनाया ही गया, वो तो नजदीक है तो वहां से तो लाया गया, लेकिन ये तो पटना तो दूर है ना, वहां से ले आकर के। और इसके जो छत है ना, छत काठ का बनाया गया था, और इसका जो फर्श है वो भी काठ का बनाया गया था। तो क्या चीज का ध्यान रखा गया होगा? हीट का, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तपेगा ना, जो बताओ अधिक पत्थर होगा। किरचॉफ का नियम पढ़े है ना फिजिक्स में, जो वस्तु जितना उष्माकाश सुचालक होता है उतना ही कुचालक भी होता है। जैसे आपका जो सैंड है, बालू, वो जितना जल्दी से वो गर्म होगा उतना जल्दी से क्या होता है, ठंडा भी होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो बहुत जल्दी हीट होने लगेगा। तो आज के समय की तरह एसी और कूलर पंखा थोड़ा ना रहा होगा, इसलिए उसने छत को क्या बना दिया, काठ। और वो बेड कंडक्टर है, काठ क्या है, लकड़ी क्या है, उसमें क्या होगा कि हीट जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो टेम्परेचर को क्या कर सकता है। और यहां तक कि फर्श को भी काट से, और इसके चार दीवारी जो घेरा गया बाउंड्री, वो उसको भी काठ से, लकड़ी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ लकड़ी उपलब्ध था इसलिए, यानी कि लकड़ी का ही करना होता तो फिर जो रेड सैंडस्टोन था उसका प्रयोग क्यों किया जाता, यानी कि मजबूती के लिए उसने क्या किया, उन्होंने बलुआ पत्थर का यूज किया। लेकिन उसने मतलब उस समय के पर्यावरण और परिस्थिति को समझते हुए भी उन्होंने वैज्ञानिकता का परिचय दिया, उस तरीके से निर्माण करवाया, और बड़ा ही आधुनिक उस समय के लिए। तो इसमें अब देखो, ये तो आपका फिगर है, आप बना सकते हैं। आज जो कुम्हरार में जो ये राजप्रसाद पैलेस मिला है, तो इस तरीके से है, आप इसका फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम बाद में बताएंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हम लोग मतलब ये गूगल पर भी था और हम लोग बनाते भी थे। ये बहुत आसान है, ऐसे करके ऐसे बनाइए, ऐसे दरवाजा बनाइए, और 80 गो पिलर जो है 10-10 करके 8 में अधिक कर दीजिएगा, तुरंत 30 सेकंड में ये बन जाएगा, 30 से 40 सेकंड में बन जाएगा साइड में। और फिर इसका हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन में क्या है, पटना के दक्षिणी भाग कुम्हरार में ही है ना, से एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं। कक्ष माने एक हॉल के तरह, जिसमें 80 स्तंभ था। यह संभवतः किसी सभागार यानी कि जहां पे लोग बैठते होंगे, यह राजप्रसाद का हिस्सा रहा होगा। वर्तमान में केवल इसके खंभे का अवशेष यानी जो पिलर्स हैं उसका ही अवशेष रह गया है। और इसमें एड ऑन कर देंगे थोड़ा सा, इस पैलेस को किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। यानी कह सकते हैं पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं जिसमें 80 स्तंभ है। इस पैलेस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। उसमें कहीं पे लिख दो, ये समाप्त होगा ना, लिख देना है। हाँ बनाना है, तो पहले बना लो, इसके बाद फिर बगल में लिख देना है। लिखो। इसको राजप्रसाद कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में भी कह दे। हाँ ना, कोई जरूरी नहीं है, उतना फुर्सत भी नहीं रहेगा कि इस पेन को चेंज करके इस पेन को लिखने के लिए। नोट्स में आप कर सकते हैं, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब प्रयास भी कीजिएगा तो एक दो जगह पर फिर भुला जाइएगा, इतना ही स्पीड लोग लिखता है ना, तो भुला जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन पेन का यूज कर रहे हैं।
अब जब इसको बना दीजिएगा तो इसी जगह इसका खोजकर्ता का नाम डाल दीजिएगा, तो ये वाला लंबा भी नहीं होगा और स्मार्टली यहाँ पे इसके बगल में इसके जो फाउंडर्स है उसका नाम लिख सकते हैं कि कब खोजा गया था इसको। तो कंटेंट भी हो जाएगा और पेज भी आपका नहीं भरेगा। मेंस में जितना कम शब्दों में अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लिख सको, टू द पॉइंट। इसका बड़ा ही पेज ले लीजिए, छोटा जगह एडजस्ट मत कीजिए, साइड में बगल में ले लीजिए, बढ़िया से बनाइए। लड़की लोग कहाँ चल गई? उन लोग का तो बड़ा कम कट ऑफ जाएगा, तो काहे भी लोग पढ़ रही है मेंस? लग रहा है कि लड़का लड़का तो ज्यादा भी कट ऑफ जाएगा। मतलब अरे ठीक है, नहीं होगा तो पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लो, मौका मिल रहा है। लड़का का उम्र 10 साल, भले ही लड़की का उम्र 10 साल जीवित रहने में अधिक हो लड़का से, लेकिन उसका जो उसका क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होता है। लड़का 35 साल में भी विवाह करेगा, लड़की 35 साल में नहीं ना करेगी। जब तक हो तो जल्दी पढ़ करके कुछ कर लो, नहीं तो घरेलू शोषण का शिकार होना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे इस सब पर बहुत ज्यादा काम करना है, इसी सब पर नंबर मिलता है। खूब प्रयास कीजिएगा घर में जाकर के एकदम रफ पेज में बनाने का। और जैसे ही होगा 30 से 40 सेकंड में उसको छाप देना है जल्दी। ये सब तो सब लिखेगा, मेन है ये प्रेजेंटेशन। हो गया? चलो ठीक है। चलो अब जो ये पिलर बनाए, तो इस ये जो राजप्रसाद, इसकी कुछ विशेषताएं, फीचर है, उस फीचर को लिखेंगे। ऊपर में जो लिखा उसके बारे में लिखा कि कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, किसने बनवाया था। इसकी विशेषता अब लिखेंगे एक थोड़ा सा छोटा पॉइंट दे करके। रियल में देखो ये वाला है, ये वाला तो बनाना बड़ा मुश्किल था। रियल में जब जाइएगा इसी तरह का पिलर मिलेगा बीच में, क्योंकि धरती के अंदर, अब देखो बिहार में मेट्रो बन रही है पटना में, तो मेट्रो का जो गजट है ना, उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट आदेश है कि पटना के जो जमीन में, जब ग्राउंड फ्लोर में, यानी कि जो धरती के अंदर जो खुदाई चलेगा मेट्रो बिछाने के लिए, 17 फीट से अधिक नहीं जाना है। खास करके पुरानी पटना, जो कि आपका पटना सिटी और यह अशोक राजपथ वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि यही पुराना पटना है जो कि हजारों वर्ष पहले विकसित हुआ था। और ये पुराना पटना जो है, पटना के अंदर पटना है। पाटलिपुत्रा जो है वो 17 फीट नीचे चला गया है। जो वर्तमान ग्राउंड लेवल है उसके लगभग 16 से 17 फीट नीचे चला गया है, क्योंकि बिहार सरकार के पास उस तरह से पैसे नहीं हैं। यदि अमीर स्टेट होता ना, तो इसको एक म्यूजियम के तौर पर इसको बना सकता था। इसको खुदाई करके एकदम म्यूजियम बना सकता था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और प्राचीन शहर का उदाहरण होता। बहुत प्राचीन शहर रहा है ना। ये तो बाहर है ना, मतलब
अंडरग्राउंड जो एकदम रियल जो म्यूजियम है, जो पूरा पटना, पुरानी पटना का जो एग्जाम्पल है, वहां पे बन सकता था। तो इसमें कहा गया कि जो अब जैसे रेल बिछाओगे मेट्रो, तो उसमें खुदाई होगा तो बहुत सारा उसका जो है अवशेष बर्बाद हो जाएगा ना, तो इसलिए उसमें उसके नीचे नहीं जाना है। मिट्टी इतना भर गया है, हजारों वर्ष पुरानी शहर है, तो इसलिए सीधा गाइडलाइन है। तो देखो यहाँ जाके इसका ग्राउंड और भी नीचे है, खुदाई करने के बाद इतना मिला है, देखो इतना नीचे। अब इसकी विशेषता क्या है, जो लिखा कि इसका जो है खंभा क्या है कि गोलाकार आकार में है। देखो ये गोलाकार आकार में ऐसे करके कर्व, ऐसे गोलाकार आकार में, और ये गोलाकार जो है ये मोनोलिथिक पत्थर है, एक ही पत्थर का यहां पे यूज किया गया है, खंभे का यूज किया गया है। दूसरा, इसका ये पिलर जो है पॉलिश्ड था उस समय, लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक मतलब नहीं है, लेकिन ये पॉलिश्ड वे में था। और कई विद्वान इसकी तुलना ईरान के जो पर्सिपोलिस राजमहल था उससे करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सतह इसके जो ग्राउंड है, फ्लोर और छत, इसमें किस चीज का उपयोग किया गया था? लकड़ियों का उपयोग। हिंदी वाले जल्दी लिखते चलो, अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी। पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा के लिए जो 4 दीवारी बनाया गया था वो लकड़ी के ही बनाए गए थे, और उसमें बीच बीच में छेद था। किस लिए? कि तीर चलाने के लिए। इधर से सैनिक होगा, दिखाई उसको पड़ेगा नहीं किधर से कोई बाहरी आक्रांता आ रहा है, इन्वेडर, तो अंदर से ही उस छिद्र से तीर चला चला करके उसको मार देगा। इस तरीके से इसको नियोजित किया गया था अपना शहर, ठीक है। और इसका प्रशंसा भी किया है, ग्रीक एक लेखक है एरियन, इन्होंने कहा कि सूसा और एक बताना, जो क्योंकि वो ग्रीक में ये सब बड़ा प्रसिद्ध महल था, उसके बारे में कहा कि एक सूसा और एक बताना के महलों से भी श्रेष्ठ ये है। और उसी तरह से फायन ने भी अपने डायरी में लिखा है कि मनुष्यों द्वारा ये नहीं बनाया गया है, बल्कि ये दानवों के द्वारा बनाया गया है। दानव माने जो लगता है कि राक्षस टाइप के लोग। इसका फीचर वाला अंग्रेजी वाला ये पहले हिंदी वाला लिखो इसको जल्दी, क्योंकि थोड़ा लंबा था, इसी का दोनों सेटल नहीं हो सका। अंग्रेजी वाला लिखेगा ये लोग। कीवर्ड्स का ही ज्यादातर उपयोग किया है हमने, एकदम इसमें कहीं से कॉपी नहीं है, सब मेरे दिमाग का उपज है। किताब को लिए हैं और फिर उस वहां से लिखिए हैं। हो सके तो आप लोग अंग्रेजी अपने शब्द में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करिएगा। सर्कुलर मोनोलिथिक पिलर्स, यूज ऑफ ब्राइट पॉलिश, ए कंपेरिजन विद पर्सिपोलिस पैलेस इन ईरान, यूज ऑफ वुड द सरफेस एंड रूफ। उसी को 4 दीवारी को 4 दीवारी कहा जाता है, ये शुद्ध हिंदी 4 दीवारी। वुडन वॉल, 4 दीवारी को देखो, वॉल्स माने दीवार। वुडन वॉल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा विद होल एंड वेरियस पॉइंट ऑफ एरोस। तीर चलाने के लिए कई जगह पर छिद्र। हिंदी वाला हो गया है ना, लास्ट छूट गया है, तो यहां पर लिखा हुआ है ना, इससे पर अच्छा, तो इन लोगों को लिखने तो इसके बाद लिख लेना। एक साथ दोनों पढ़ रहे हो तो आसान थोड़ो ना है। नोटबुक में तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो बनाया है ये वाला थोड़ा ना मिलेगा। ग्रुप में लिखो, प्रीलिम्स थोड़ो है ये। हम लिखा, ये हम देंगे मौका लिखाने के लिए। अरे अभी तो लिखने का हैबिट डलवा रहे हैं, कल से तो हम बोलेंगे मुंह से। हाँ, लिखो, आ रहा है, देखो। चलो ये वाला देखो, इंग्लिश लिख रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो, दोनों मिला जुला के चलना है।
और अंग्रेजी वाला थोड़ा टफ 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 वर्ड है, उसको जितना इजी वे में कर सकते हो घर में जाके ये भी प्रयास कीजिएगा कि जो याद रहे। ऐसा नहीं कि जो जटिल शब्द है उसी चीज को कर लेना है। हो गया? चलो दानव द्वारा निर्मित था, मनुष्य द्वारा नहीं। मनुष्य लगता है कि ये सब चीज इंसान कैसे कर सकता है। हाँ, दानव का मतलब देखिए अभी कई चीज अपभ्रंश में बदल गए हैं। दानव का मतलब होता है कि बहुत देवता, मतलब ऐसा जो कि अविश्वसनीय लोग, दानव या तो देवता और ही उसको कह सकते हैं, मतलब ऐसे महाबली लोग। राक्षस को कैसे दिखाया गया है मिथक में? शक्तिशाली, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको पराजित करता है। हाँ, जैसे तो बड़ा शक्तिशाली लोग होगा। दानव का मतलब जो दान करने वाले हो, बड़ा शक्तिशाली हो। लेकिन अभी के समय में दानव किसको कहा जाएगा? राक्षस। हाँ हाँ, मतलब कई शब्द है जिसका बहुत अर्थ है। जैसे राक्षस आज जिसको कहते हैं, राक्षस रियल में एक जमाने में रक्षक होता था, जो जीव जंतुओं की रक्षा करता था, वो जंगलों में रहता था।